बेटे कॉपीज खोलो, गुडलीन कॉपीज खोलो। अच्छा, तो टॉपिक हमारा नया स्टार्ट होना ग्रेविटेशन। रोटेशनल मोशन कर लिया हमने सारा, उसमें लास्ट टाइम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो गए थे। 20 नई बुक में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आई थिंक 20 सारे हमने कर लिए हुए हैं। रोटेशनल मोशन में रोलिंग सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो नहीं करना। पुरानी बुक में रोलिंग मोशन भी दिया हुआ है, वो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 17 क्वेश्चन थे नई बुक में, उतने कर लिए हमने जितने क्वेश्चन थे नई बुक में, ठीक है। रोलिंग वाले कोई नहीं किए थे ना, वो करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नया यूनिट शुरू होना है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 9th में किया था आपने ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो न्यूटन, एक छोटा सा नोट लिख लो कॉपी पे, जिनके पास नोट्स है उसके ऊपर लिख लो, ठीक है। विल अज्यूम ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट, विल अज्यूम ऑब्जेक्ट्स to be point such that distance between the bodies is calculated from center of mass of the first body, to the center of mass of second body। पहली बॉडी से सेंटर ऑफ मास तो दूसरी बॉडी से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस नोट करांगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले दस देता मैं, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? कि डायमेंशन है इनकी 6, ठीक है। बट ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। चाहे आप इनको पानी में डाल दो, चाहे एयर में ले जाओ, चाहे वैक्यूम में ले जाओ, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था। अब क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर दिस आर टू बी कैलकुलेटेड। ये गेट बंद करो, ठीक है। आर डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है बताओ? सरफेस टू सरफेस काउंट करना है कि सेंटर टू सेंटर? अगर ये आर डिस्टेंस काउंट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू सरफेस और सेंटर टू सेंटर। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, वो डिस्टेंस देखो। एरो भी यहाँ तक पड़े हुए हैं ना, तो हमने जितनी भी बॉडीज यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्टेंस कहाँ से नोट करेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द, और सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं ये हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया हुआ, ठीक है। मैंने असाइनमेंट भेजी थी, मैंने 2-3 असाइनमेंट भेजी हुई आपको रोटेशनल मोशन के ऊपर। 20-21 क्वेश्चन है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर है, एक सेंटर ऑफ मास है, और एक जनरल टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो आपने करनी है वो, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लो, डायग्राम नाउ फॉर्मूला लिखो। हेडिंग डाल ली, डायग्राम एंड फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स है जैसे, आर दे अट्रैक्टिंग ईच अदर और नॉट? कर रहे हैं, बड़ी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ये, बट दे आर अट्रैक्टिंग, क्यों नहीं जा रहे? जो ग्रेविटेशन फोर्स है इन दोनों में क्या है? बहुत वीक है कि बहुत स्ट्रांग होगी? अब वीक कैसे होगी? मास तो इनका स्टिल आई हैव ये होगा 20-25 ग्राम का मास तो है इनका। उसका मेन रीजन है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कौन है ये? इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटे पेपर में तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है, आपके सिलेबस में है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता है। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी को याद है जी का? m पावर कितनी होती है? -1, l पावर 3, t पावर -2, और वैल्यू कितनी है इसकी पढ़ो? 6.67। न्यूमेरिकल में 6.67 की जगह 20/3 यू कैन यूज, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल आओगे तो जरूरी नहीं कि यू हैव टू यूज 6.67, इसके 20/3 लिख दो, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। फ्रैक्शंस में जल्दी होती है कैलकुलेशन। 10 पावर -11 है, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है कि वेरी लार्ज क्वांटिटी है? बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो अगर नॉर्मल मासेस जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट पर ही, मान लो एक ट्रक है 1000 किलोग्राम्स का, एक दूसरा ट्रक 1000 है, 1000 to 1000 10 पावर कितना होगा बताओ? 1000 to 1000 10 पावर कितने होंगे? 6 इंटू 10 पावर -11 करेंगे तब भी आंसर 10 पावर -5 आना है। 0.000 5th डेसिमल पे जाके आंसर आएगा। तो क्या दो ट्रक भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। रीजन क्या है? फोर्स क्या है? बहुत वीक है। तो ये फोर्स स्ट्रांग किन में होगी? फिर अर्थ में कोई भी बॉडी है, ठीक है, उनमें फोर्स बहुत वीक है। तो पहले लिख लिया फॉर्मूला, वैल्यू लिख ली जी की,
ये सीजीएस में है कि एसआई में है? एसआई। और सीजीएस में होता है तो यूनिट क्या आता? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और वैल्यू यहां पे पावर -8 लिख लो। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, सीजीएस में कौन सी करेक्ट है, एसआई में कौन सी करेक्ट है। तो सेम वैल्यू है 6.67 10 पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, नोट लिखो। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ, किस में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है? इनफ अमंग द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ अमंग द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट में कौन कौन आएंगे? प्लैनेट, स्टार्स लिख लो, प्लैनेट्स एंड प्लैनेट, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स लिख लो। स्ट्रॉन्ग इनफ अमंग हेवनली बॉडीज, ब्रैकेट में लिख लो प्लैनेट, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स। और वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी हेवनली, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी हेवनली। यहां तो दोनों बॉडीज M1 M2 हेवनली हो, या कम से कम एक बॉडी क्या हो? हेवनली ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वाला पेन और ये वाला पेन क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं? दोनों मासेस क्या है? कम है, दे आर नॉट हेवनली। और ये पेन और अर्थ, मैं इसको अगर लीव करूं तो पेन कहाँ जाएगा? तो पेन, ये पेन इसकी तरफ क्यों नहीं गया था? इसको भी ग्रेविटेशन फोर्स ही अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ भी कौन सी फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशन। बट वाई ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्गर? उसका रीजन क्या है? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा। पता आपको किसी को मास कितना होता है अर्थ का? लिखो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये क्या चीज़ है? मास ऑफ अर्थ। अब आप सोचो 10⁻24 को 10⁻−11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10⁻24 को 10⁻−11, 10⁻13। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा है? बहुत बड़ा नंबर। इसका मीन सफिशिएंट फोर्स इज देयर टू अट्रैक्ट द बॉडी। ठीक है। और मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है? कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन लग रही है तो उसका क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। दो तरह की फोर्सेज होती हैं, एक फोर्स क्या करती है? स्पीड अप स्लो डाउन करती है, एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक क्या करती है? ओनली चेंज द डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी के मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगती है ना, तो बॉडी कौन सा पाथ ट्रेस करती है? सर्कुलर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, वो मून की वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर। तो मून कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है? सर्कल में कर रहा है। इस केस में दोनों ही कौन है? हेवनली बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है। तो रियल लाइफ आपको अर्थ में कोई भी दो ऑब्जेक्ट चूज कर लो, एक्सेप्ट एनी हेवनली बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लॉजिक नहीं है, दे आर नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है। तो उनका मैग्नेट बढ़ता कब है? व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हेवनली और बोथ आर हेवनली। ठीक है। तो इस चैप्टर में बताओ हम किन के बारे में पढ़ेंगे? हम अर्थ के ऊपर ये टेबल चेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे? और ये पढ़ेंगे हाउ अ बॉडी बिहेव ड्यूरिंग फ्री फॉल। हमने दो चीजें लिख लो इन दिस चैप्टर, नोट लिख लो। इन दिस चैप्टर we'll study about motion. In this chapter we'll study about motion of heavenly objects. In this chapter we'll study about motion of heavenly objects and free fall of any object on earth and free fall on any object on earth. कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे उसका फ्री फॉल में क्या क्या हो रहा है, क्या पोजीशन थी, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सेलेरेशन है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, वो हमारा है, चल रही वीडियो? पढ़ो। टॉपिक क्या है? वेक्टर फॉर्म। पहला टॉपिक ये है, डालो हेडिंग। वेक्टर फॉर्म करेंगे। डस्टर नहीं आपकी क्लास में? लेके आओ।
अच्छा हेडिंग डालो बेटे 2 मार्क क्वेश्चन पेपर से आ जाता है, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है ना, तो हमें उसको पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड था। क्या डायरेक्शन बताई थी उसमें? अब डायरेक्शन के साथ काम करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा ये प्लेन 2D फिगर है कि 3D फिगर है? ये 3D क्यों नहीं है? मैंने z एक्सिस शो नहीं किया। दो मासेस हैं m1 m2। m1 के कोऑर्डिनेट होंगे कोई x1 y1 z1, m2 के भी क्या होंगे x1 y1 या z1, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर को क्या कहते हैं? जो ओरिजिन से शुरू होता है और किसी पॉइंट तक जाता है, क्या नाम होता है इस वेक्टर का? क्या कहते हैं इसको? बोलो। पोजीशन वेक्टर। क्या कहना है इसको? इस डायग्राम में कितने पोजीशन वेक्टर हैं? कौन कौन से हैं? r1 एंड r2। और वो जो r12 एंड r21 है, r12 यहां से यहां तक का है, r21 यहां से यहां तक है, ये दो कौन से वेक्टर होते हैं? पोजीशन शुरू होता है ओरिजिन से। अभी नहीं जाना बेटे, जिसने फोटोग्राफ क्लिक करवानी चाहे हैं देओ देओ। अच्छा बेटे बात सुनो, जो वेक्टर ओरिजिन से शुरू होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और जो वेक्टर एनी पॉइंट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलना उसको? डिस्प्ले। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं बेटे। इधर फेस कर दे, टर्न करो, इन्हों बोर्ड बल कर दो, ठीक है। चलो देखो इधर। अच्छा डायग्राम देखो, ये एक्स है, उन आगे कर दे कैमरा नु, थोड़ा आगे कर दो, ठीक है। बोर्ड आ रहा है पूरा, बोर्ड सेट कर दो, हो गया। चलो अच्छा बेटे ये कौन सा वेक्टर है? ये r1 है, ये कौन है? यहाँ पे कौन है? m1। यहाँ पे कौन है? पहले लिखो फोर्स ऑन m1, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2। क्या मीनिंग इसका? इसका मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। m2 ने m1 के ऊपर कितनी फोर्स? क्या वो m1 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट, तो फोर्स लगेगी। क्या बोलेंगे इसको? F12 नहीं बोलना, क्या बोलना इसको? F12। क्या बोलना इसको? F12 का मीनिंग फोर्स ऑन वन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका? G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस। अच्छा ये फोर्स लग किस पे रही है? किसके लॉन्ग लग रही है? ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट मान लो B। ये फोर्स A टू B लग रही है कि B टू A? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर, उसका स्क्वायर, और यहां पे डायरेक्शन होगी AB कैप, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आता है? यूनिट वेक्टर। इस केस में यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन AB कैप। BA कैप क्यों नहीं है पता लगा? फर्स्ट बॉडी इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स B, A टू B, ठीक है। अच्छा AB वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं इसको, कई बार ना प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे R21 लिखा है, पेपर में कंफ्यूजन होती है कि 1 2 लिखना था कि R2 लिखना था। 1 2 के 2 1 लिखना है, तो मैंने वो खत्म कर दिया, मैंने AB कर दिया। ये तो नहीं गलत होगा कभी? आपको ये पता चल जाएगा ना, फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम A एक्ट टुवर्ड B, बस, ठीक है। ये पता लगे कैसे क्यूब आया, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? वो कैप बनता है। क्या बनता है? तो आपने AB कैप की जगह क्या लिख दिया? A वेक्टर अपॉन AB मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी 2 मैग्नीट्यूड थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए, क्यूब हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा बताओ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन कैसे निकाल लें? एक वेक्टर है ये OA, एक है AB, एक है OB, ट्राइंगल बना रहे हैं। किसी को याद है ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ में कौन सी दो साइड्स को ऐड करते थे? जो ऑर्डर में होती थी कि आउट ऑफ ऑर्डर? ऑर्डर में। ऑर्डर में कौन कौन है इसमें? O to A। ऑर्डर का मतलब की है टेल
की है टेल, हेड है, फिर टेल, फिर हेड, टेल हेड ऑर्डर। और ये क्या देखो, टेल टेल इकट्ठी होगी, हेड हेड इकट्ठे हो गए, तो क्या है आउट ऑफ ऑर्डर। तो क्या आएगा बताओ, R1 प्लस AB इक्वल टू आएगा R2। ए निकालना बहुत इजी है। आपने जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है ना, A टू B जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, A है कि B है? आप ऐसे घूम के क्या लेने, पेपर लेने? अच्छा, AB वेक्टर जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है कि B से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां से हो रहा है? अच्छा, चेंज कैसे निकालते हो आपने, अगर चेंज निकालना हो, फाइनल माइनस इनिशियल के इनिशियल माइनस फाइनल? यहाँ पे AB वेक्टर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल। अब देखो यही हो रहा है, A से B तक गए हैं, ट्राइंगल लॉ ना भी निकालते डायरेक्ट आंसर आता है। फाइनल कौन है, फाइनल कौन है, B। स्टार्टिंग कौन है, B का पोजीशन वेक्टर कितना है, A का कितना है, R2 माइनस R1। आ गया फॉर्मूला, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला पूरा, R2 माइनस R1 मॉड, मॉड क्यों, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। क्या न्यूमरेटर में ये मैग्नीट्यूड है, क्या चीज मैग्नीट्यूड है, है कि वेक्टर है, इसको ब्रैकेट में लिखना। बेट 2 मार्क डेरिवेशन आती होती है, एक्सप्रेस ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैंने वो एक्सप्रेस कर दिया। ये मैंने कौन सी फोर्स एक्सप्रेस की है, F12 है कि F21 है? और अगर यहाँ पे F21 होता तो क्या होता, Gm1 M2 सेम आना था, यहाँ पे R1 माइनस R2 हो जाना था, यहाँ पे R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव होना था? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के लिए मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंस है? ये चीज डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो पहली फोर्स अगर इधर लग रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लगनी थी कहां लगनी थी, और दोनों फोर्सेस क्या होनी है, इक्वल एंड, ये कौन सा लॉ है? अच्छा, ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही है कि डिफरेंट बॉडीज पे? F12 फर्स्ट पे लगी है, F21 किस पे लगनी है, सेकंड पे ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। स्टेटमेंट है, वही प्रूव हो गई ना। तो दिस लॉ वेरीफाई न्यूटन थर्ड लॉ। पेपर में ये भी आ सकता है, शो दैट। पहला क्वेश्चन आएगा वेक्टर फॉर्म में लिखो, सेकंड आएगा शो दैट इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। तो जैसे आपने यहाँ पे F12 निकाला है ना, वैसे ही दोबारा से क्या निकालोगे, F21, और एंड में क्या करोगे, F21 इक्वल टू माइनस F12। माइनस साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, एनू कर दो टर्न इधर आगे, ठीक है। सारा स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, चलो। अच्छा बेटा, ये डायग्राम है, ये आगे दोनों आंसर। अच्छा, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, वो ये डायरेक्शन के ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है, डायरेक्शन के, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी पहले आपको। नेगेटिव साइन शोज दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के ऊपर असर्शन इधर लिख लो अपनी कॉपी पे। ये जितने भी 3 पॉइंट्स मिले ना, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 3 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई मिलेंगी, 1 इनकरेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो पेपर में आपको याद है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, जितने मर्जी क्वेश्चन करोगे, टॉपिक आएंगे, हर टॉपिक के ऊपर प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी है, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल। कोई भी फोर्स जो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है वो सेंट्रल होती है। सेंट्रल का मीनिंग क्या होता है, इस चौक और इस चौक में अगर अट्रैक्टिव फोर्स नोट करनी है आपने, इनके ओरिएंटेशन पहले मैंने ऐसे रखी, फिर ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर रैंडम कर दी, जैसे मर्जी कर दूं। डिस्टेंस कहाँ से नोट करेंगे, सेंटर टू। तो दैट फोर्स विच एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल फोर्स। और कोई भी फोर्स जो न्यूटन लॉ को फॉलो करेगी, सब क्या होती है, सेंट्रल। तो ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है कि पेपर में आ जाएगा कि ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। लिखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है।
सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव, ये वर्क पर एनर्जी पढ़ चुके हैं। कितनी कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़नी है टोटल, कितनी है हमारे सिलेबस में? एक ग्रेविटेशनल है, +1 में कौन सी थी? एक ग्रेविटेशनल, एक इलास्टिक, दोनों पढ़ ली हैं। +2 में कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, वो +2 में करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता था? दैट फोर्स हुज वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। आप इस चौक को 5 मीटर हाइट पे लेके आए हो, इधर तक लेके आए चौक को नीचे से उठा के, एक वे है कि सीधा ले आए, एक है रैंडम ऐसे ले आए, एक जैसे मर्जी ले आओ, एक इंक्लाइन में ले आओ। सभी केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आना है? सेम। ये मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कि पेपर में 3 मार्क क्वेश्चन आता होता है। शो दैट ग्रेविटेशन, लिख लो दोबारा से क्वेश्चन, ये 3 मार्क डेरिवेशन आती होती है। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, 3 मार्क। तो आपको सारे केसेस करके दिखाने होते हैं। स्ट्रेट लाइन में लेके जाओ, फिर इंक्लाइन लेके जाओ, फिर स्टेप्स में आ जाओ, फिर रैंडम चले जाओ। सभी में वर्क डन कितना आना है? बाय ग्रेविटी सेम आना है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। और क्या इन फोर्सेस के साथ कभी एनर्जी लॉस होती है? कंजर्वेटिव के साथ, कंजर्वेटिव के साथ एनर्जी, कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाती है? क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे वहां पे कौन सी फोर्स होगी? कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि अगर चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालनी है, क्या निकालनी है? टोटल। क्या मीनिंग हुआ? ये चौक है, ये भी चौक है, ये हाथ में मेरे ये भी चौक है। मैंने ना फाइंड आउट करना है इस छोटे से चौक के ऊपर इन दोनों ने कितनी फोर्स लगाई है। कैसे फाइंड आउट करें बताओ? वे बताओ। मैं ना पहले इसके ऊपर ब्लू वाले ने कितनी फोर्स लगाई वो नोट की, फिर ऑरेंज वाले ने कितनी लगाई वो नोट कर ली। 2 फोर्सेज आ गई, दोनों में एंगल थीटा आ गया। व्हेन 2 फोर्सेज आर देयर और एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट a², ये a ये b, a² + b² 2ab cos थीटा निकल जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा फोर्सेज हो फिर कंपोनेंट रेजोल्यूशन कर लेंगे, सभी के x कंपोनेंट पहले ऐड कर लेंगे, y अलग से कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो थर्ड कंपोनेंट ये था रहा है, जितनी मर्जी फोर्सेज हो आप सभी को क्या कर दोगे? ऐड करोगे। इसको बोलते क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये अभी भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, लिख लो। 2 और 3 मार्क न्यूमेरिकल आता है इस क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लिख लो। 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। मैंने अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कोई नहीं दी, ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ऑलरेडी मोस्ट सब पढ़ा हुआ हमने इसमें, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज होनी है, बड़ा सिंपल चैप्टर है। तो ये थर्ड जो टॉपिक है ना, लिख लो अपनी कॉपी पे, मार्क कर लो, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 और 3 मार्क न्यूमेरिकल आना ही आना है। और अगर आपने +1 में ये न्यूमेरिकल समझ लिया, +2 में बोर्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये प्रिंसिपल आता है, सेम टेक्निक होती है। जैसे इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वैसे उसमें करेंगे, तो वो भी साथ ही तैयार हो जाएगा आपका। और जो अभी नहीं पढ़ेगा उसको +2 में भी प्रॉब्लम आएगी बाद में जाके, ठीक है। तो 3 मार्क और 2 मार्क न्यूमेरिकल आना, ये हम बाद में करेंगे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग होगा इस टॉपिक का? बॉडी पड़ी हुई है, अभी इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? मैंने फ्री कर दिया, इसकी स्पीड चेंज हुई कि डायरेक्शन चेंज हुई? इसका मीनिंग ऐसी फोर्स लगी है जिसने सिर्फ क्या चेंज किया है? डायरेक्शन। बॉडी में एक्सेलरेशन आई कि नहीं आई? ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस की है? अर्थ की ग्रेविटी ने। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी होती है इसकी वैल्यू नियर टू द सरफेस? 9.8। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं, बट हम इस चैप्टर में हेवनली बॉडी तक पहुंचना है, बहुत हाइट तक जाएंगे, जी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये हेडिंग डाल लो, ये देखो ये अर्थ है, अर्थ का ये क्या है? सेंटर। कोई मेरे से पूछे मेरे और अर्थ में डिस्टेंस कितना है, बता सकते हो? 0 है। कितना, कैसे काउंट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज? मेरा सेंटर ये है, नेवल, यहां पे मेरा सेंटर है, तो मेरे सेंटर से कहां तक का डिस्टेंस नोट करेंगे? और अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप में और अर्थ में पता कितना डिस्टेंस है? 6400 किलोमीटर, ठीक है। हमने सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस नोट नहीं करना, कहां से डिस्टेंस नोट करना है? सेंटर टू सेंटर।
ठीक है, इसलिए वी ऑलवेज से द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज नॉट जीरो, कि कॉन्टैक्ट बना हुआ ग्राउंड के साथ जीरो, ऐसा नहीं है। इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मास कितना पड़ा, पढ़ो, स्मॉल एम है यहाँ पे, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, आर, फोर्स कितनी लगेगी, हेडिंग डाल ली है, डायग्राम ये ड्रॉ करनी है और ये फॉर्मूला लिखना, और कुछ नहीं लिखना, बाकी सब कोई नोट्स में गिवन है, यू हैव टू प्रिंट दम, उनको प्रिंट करना और पढ़ना है। फॉर द टाइम बिंग क्या करेंगे, हेडिंग डाल ली, डायग्राम ड्रॉ कर ली और फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसने दिया, क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है क्या अनबैलेंस्ड है, ओहो डन, चलो इन बंद कर दो।